भारत के द्वीप समूह। इंग्लिश में बोलेंगे आइलैंड्स ऑफ इंडिया। भारत के द्वीप समूह, ये टॉपिक है। बहुत अच्छा टॉपिक है। मतलब भर के सवाल आपको यहाँ से मिलते थे पहले एक जमाने में। इसमें पढ़ने लायक बहुत कुछ है। याद करने लायक, समझने लायक बहुत कुछ है। तो सबसे पहले तो एक मन में सवाल आता है कि द्वीप किसे कहते हैं। फिर मन में सवाल आएगा द्वीप समूह क्या होता है। तो समूह तो आप लोग जानते ही हैं, बचपन से ही शब्द सुनते चले आए हैं। समूह का मतलब क्या होता है, कि समूह किसे कहोगे। द्वीप क्या होता है ये थोड़ा आपको हम बता देते हैं, ये हो सकता है नया हो आप लोगों के लिए। तो कल हम लोग थोड़ा सा द्वीप के बारे में समझ गए थे, फिर से बता देते हैं। सपोज कर लीजिए कि ये एक जमीन का टुकड़ा है, किसी भी आकृति का है। ये एक जमीन का टुकड़ा है। इस जमीन के टुकड़े की खास बात यह है कि इसके जो, ये है इसका नॉर्थ साइड, ये है इसका पूर्वी साइड, ये है इसका पश्चिमी साइड, और ये है इसका साउथ वाला हिस्सा। अक्सर हम लोग ये कहते हैं कि हमारे पास दिशाओं का ज्ञान है। तो कितनी कुल दिशाएं हैं, तो 4 दिशाएं हैं। गिनने में तो आदमी 10 गिन लेता है कि 10 दिशाएं हैं, लेकिन 4 दिशाएं हम लोगों के पास बेसिक दिशाएं हैं, डायरेक्शंस हैं। और 4 ही दिशाओं को माना जाता है कि सभी दिशाएं हैं। दिशाओं से, आपसे अगर कोई ये कहे सभी, कि सभी दिशाओं का मतलब है चारों दिशाओं से। टोटल अगर गिनी जाए तो 10 है। 4 तो ये मान लेते हैं, फिर इन दोनों के बीच में एक, दोनों के बीच में एक, और इन दोनों के बीच में एक। करने के लहजे से ऊपर नीचे होती हैं, लेकिन एक्चुअली में वास्तविकता में 4 दिशाएं हैं, पूर्व पश्चिम। इन दिशाओं को हम अपने आप में संपूर्ण तो लैंड है। तो अगर कोई जमीन का टुकड़ा चारों दिशाओं से पानी से घिरा है, अगर कोई जमीन का टुकड़ा चारों दिशाओं से जल से घिरा है, तो हम उस जमीन के टुकड़े को बोलेंगे द्वीप। अगर कोई जमीन का टुकड़ा चारों दिशाओं से जल से घिरा है, यहां पर हमने दो तरफ लिखा है, तो इसका मतलब आप ये ना समझिएगा कि दो ही तरफ से है, चारों दिशाओं से है। तो अगर कोई जमीन का टुकड़ा चारों दिशाओं से जल से घिरा है, पानी से घिरा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, द्वीप। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आइलैंड। ये हो गया आइलैंड। सिर्फ क्या एक ही विशेषता है द्वीप को दिखाने के लिए, तो एक विशेषता नहीं है, इसके अंदर और भी कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। क्या, कि जो जमीन का टुकड़ा है वो आसपास के जल के स्तर से थोड़ा ऊंचा होना चाहिए। आसपास के जल के स्तर से थोड़ा ऊंचा होना चाहिए। ठीक है। अगर ये जल के स्तर से ऊंचा नहीं होगा तो फर्क क्या पड़ेगा, फर्क ये पड़ेगा कि आपको जमीन और जल दोनों एक ही स्तर पर नजर आएंगे, और हो सकता है कि जल जो है वो जमीन के ऊपरी हिस्से को ढक ले, तो आपको जमीन का ऊपरी हिस्सा दिखाई ही ना दे। और अगर आपको जमीन का ऊपरी हिस्सा दिखाई नहीं देगा तो फिर वो द्वीप नहीं कहलाएगा। तो द्वीप होने के लिए क्या जरूरी है, कि अपने आसपास के जल के स्तर से जमीन थोड़ा ऊपर होनी चाहिए। ठीक है। फिर दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, कि ये जो जमीन का टुकड़ा है ये फिक्स होना चाहिए, अपनी जगह पर स्थिर होना चाहिए, रुका हुआ होना चाहिए, ये यहाँ वहां मूव नहीं करता होना चाहिए। अगर बाई चांस पानी इधर से आया और बहा के इसको दूसरी जगह लेके चला गया, तो फिर ये द्वीप नहीं हुआ। ठीक है, इसको द्वीप नहीं कहेंगे। तो फिक्स होना चाहिए, पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी, आसपास के जल के स्तर से थोड़ा ऊंचा होना चाहिए। और तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, कि चारों तरफ जल से घिरा होना चाहिए। इसको बोलते हैं हम लोग द्वीप। क्योंकि पढ़ रहे हैं भारत के, तो द्वीप तो आप समझ गए। समूह का मतलब बगल में एक और द्वीप बना दें, एक और बना दें, एक और बना दें, इस तरह से हम छोटे छोटे बहुत सारे द्वीप ले लें।
तो क्योंकि ये द्वीप एक दूसरे के बहुत नजदीक हैं, सारे के सारे द्वीप, सारे के सारे आइलैंड्स एक दूसरे के बहुत नजदीक हैं, तो इन सभी को जब ग्रुप में पढ़ेंगे या ग्रुप में एक साथ रखेंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे द्वीप समूह। अगर इसमें से कोई एक ले लें, हम कोई भी एक ले लें तो उसको बोलेंगे द्वीप आइलैंड, और अगर सबको एक साथ ले लेंगे तो उसको बोलेंगे द्वीप समूह। तो ये द्वीप में और द्वीप समूह में अंतर हो गया। अब हम लोग पढ़ किसको रहे हैं? भारत के द्वीप समूह को। तो मोटा मोटा जान लीजिए कि भारत के द्वीप समूहों को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। भारत के द्वीप समूहों को हम दो भागों में बांट लेते हैं। देखिए कौन कौन से भाग। भारत के द्वीप समूह को हम दो भाग में बांट लेते हैं। कौन कौन से? एक वे जो अरब सागर में पाए जाते हैं, और जाते हैं कि जो द्वीप समूह हैं आप उनको में या दो वर्ग, वे द्वीप समूह जो कहां पाए जाते हैं? अरब सागर के। और एक तो बंगाल की खाड़ी के जो द्वीप हैं पर भी द्वीपों की संख्या, सागर के जो द्वीप होंगे उनको भी हम लोग द्वीप समूह ही कहेंगे कि ज्यादा है। अब जो अरब सागर है, लक्षद्वीप, और जो बंगाल की खाड़ी के द्वीप हैं इनको कहा जाता है अंडमान और निकोबार। ठीक है, तो बंगाल की खाड़ी के द्वीपों को क्या कहा जाता है? अंडमान और निकोबार। अंडमान और निकोबार इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये दोनों साथ हैं। जब भी हम लोग बंगाल की खाड़ी के द्वीप पढ़ेंगे तो हमेशा दोनों को साथ लेके चलेंगे, अंडमान को और निकोबार को, इसलिए दोनों साथ में रहते हैं। एक छोटा सा पानी का संकरा सा रास्ता है जिसने अंडमान को निकोबार से अलग कर रखा है, बाकी इसमें कोई खास डिफरेंस नहीं है। तो हम दोनों को साथ में लेके चलेंगे, अंडमान और निकोबार। मतलब एक तरह से ये भी समझ लीजिए कि ये काफी पुराने समय से एक साथ चले आ रहे हैं बोली चाली में, तो सबको हम लोग साथ में लेके चलते हैं। हालांकि पढ़ने की दृष्टि से अंडमान अलग है और निकोबार अलग है। इनकी विशेषताएं कुछ प्रॉपर्टीज मैच करती हैं, बाकी लगभग सेम है, सॉरी लगभग सेम है और अलग है। अरब सागर के द्वीप क्या है? उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? लक्षद्वीप कहते हैं। तो लक्षद्वीप क्या है? आपसे कोई पूछे लक्षद्वीप क्या है तो आप कहोगे लक्षद्वीप जो है अरब सागर के द्वीप समूहों का नाम है। आपसे कोई कहे अंडमान निकोबार क्या है तो बंगाल की खाड़ी के जो द्वीप समूह हैं उनका ये नाम है। हम बारी बारी से दोनों को पढ़ेंगे, इनकी विशेषताएं पढ़ेंगे, इनके अंदर क्या गुण हैं ये पढ़ेंगे, और इनकी इंपॉर्टेंस क्या है भारत के लिए। सबसे ज्यादा जरूरी जो सिविल सर्विस के लिए है टॉपिक, वो ये है कि इनकी आखिर जरूरत क्या है, इनकी विशेषताएं क्या है। और अगर जो डेटा हम लोग यहाँ पे लेंगे वो स्टेट पीसेस के लिए इंपॉर्टेंट है, जो डेटा हम लोग लिखेंगे वो स्टेट पीसीएस के लिए है। और जो हम लोग इनके भौतिक जो गुण होंगे वो पढ़ेंगे तो वो आईएएस के लिए या यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो चीज जहां पर इंपॉर्टेंट होगी वो आपको हम बताते रहेंगे, आप उसको ध्यान रखिएगा। तो हम लोग शुरू करेंगे कहां से? बंगाल की खाड़ी के द्वीप से। तो सबसे पहले टॉपिक आएगा बंगाल की खाड़ी के द्वीप। तो देखिए, बंगाल की खाड़ी के जो द्वीप हैं, क्योंकि ये बंगाल की खाड़ी के द्वीप हैं
इसलिए पाए कहाँ जाएंगे? बंगाल की खाड़ी में ही पाए जाएंगे। अब बंगाल की खाड़ी है कहाँ? है ना, बंगाल की खाड़ी है कहाँ? तो अगर आप भारत का मैप देखें, अगर आप भारत का मैप देखें, तो देखिए ये भारत का दक्षिणी भाग है जो हमने बनाया है, इसको बोलते हैं भारत का दक्षिणी भाग। इस भारत के दक्षिणी भाग में एक, दो और तीन, ये जो खाली स्थान आपको दिखाई दे रहे हैं, ये तीनों स्थान जल से घिरे हुए हैं। इधर है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। इस तरफ है अरब सागर, और यहां पर आप जानते हैं इंडियन ओशियन है। हिंदी में इसको बोलते हैं हिंद महासागर। ठीक है। तो क्योंकि भारत का जो दक्षिणी भाग है जो आप देख रहे हैं, ये तीन और जल से घिरा हुआ है, एक, दो और तीन। और ये जो जमीन का टुकड़ा है, ऐसा कोई भी जमीन का टुकड़ा जो तीन तरफ जल से घिरा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रायद्वीप। तो भारत एक प्रायद्वीपीय देश है। प्रायद्वीप क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि ये तीन ओर जल से घिरा है, तीन तरफ पानी से घिरा है। इधर पानी है, इधर पानी है, इधर पानी। इधर इधर का मतलब दिशाओं का अगर आप समझें तो पूरब की तरफ पानी है, भारत के पश्चिम दिशा में भी पानी है, और भारत के दक्षिण दिशा में भी पानी है। ये पानी हालांकि है एक ही तरह का, ऐसा मत समझिएगा कि तीन अलग अलग नाम है तो तीन अलग अलग कलर होंगे पानी के, या पानी का कुछ अलग अपनी विशेषताएं होंगी। जितनी लवणता पानी में यहाँ है, उतनी लवणता यहाँ, लवणता का मतलब नमक का मिलावट, उसको लवणता बोलते हैं, इंग्लिश में सैलिनिटी। आपको पता है समुद्र का पानी खारा है, और खारा पानी जो होता है वो नमक के मिले होने की वजह से होता है। इसी गुड़ को, नमक का जो पानी में जब नमक मिला देते हैं तो जो गुड़ आ जाता है उसको बोलते हैं लवणता। ठीक है। अगर आप जैसे वो पानी ले लीजिए ग्लास में, उसमें दो तीन चम्मच या एक चम्मच या जितना भी आपको ठीक लगे उतना आप नमक मिला दीजिए उसमें, और उसको मिक्स कर दीजिए। फिर जो शरबत तैयार होगा ना, जिसको नमक का घोल बोलते हैं अपनी देसी भाषा में, वो ज्योग्राफी की भाषा में लवणता कहलाता है, सैलिनिटी। तो यहाँ का पानी भी लवणता युक्त है, यहाँ का पानी भी और यहाँ का पानी भी। तो तीनों का पानी लवण युक्त है, तीनों का पानी मतलब खारा है। ठीक है। तो पानी हालांकि एक है, बस नाम अलग अलग है। तो नाम अलग क्यों है इस पर आगे चल के हम लोग डिस्कस करेंगे जब समय आएगा। तो फिलहाल भारत के पूर्वी हिस्से में बंगाल की खाड़ी है। हम लोग पढ़ के आ रहे हैं बंगाल की खाड़ी के द्वीप। तो हम लोग आज अभी फिलहाल के लिए इन द्वीपों को स्टडी करेंगे। यहाँ पर जो द्वीप हैं, यहाँ पर जो द्वीप हैं उनमें कौन कौन से हैं? अगर आप बंगाल की खाड़ी से में नीचे की ओर चलें, नीचे का मतलब दक्षिण की तरफ, तो आपको यहाँ पर एक, दो, तीन, चार, पांच और छह, इस तरह के छह गोले नजर आएंगे। हालांकि ये थोड़ा नीचे रहेगा लेकिन हमने इधर ही बना दिया है समझाने के लिए। इसको अभी यहाँ पर हम बड़ा बड़ा करके बताएंगे आपको। तो ये जो आप देख रहे हैं चार, दो, छह गोले, ये बंगाल की खाड़ी के द्वीप कहलाते हैं। इन द्वीपों में जो ऊपर का आप हिस्सा देख रहे हैं ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं अंडमान। और जो नीचे वाला हिस्सा आप देख रहे हैं इसको हम लोग कहते हैं निकोबार। ठीक है। तो बंगाल की खाड़ी के द्वीपों में क्या होता है, बंगाल की खाड़ी के द्वीप कहाँ पाए जाते हैं? तो बंगाल की खाड़ी के द्वीप बंगाल की खाड़ी में पाए जाते हैं। ये भारत के पूर्वी हिस्से में स्थित हैं। इनके नाम क्या हैं? अंडमान और निकोबार। अंडमान थोड़ा बड़ा है, आप जैसा कि देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनकी संख्या भी ज्यादा है, इसलिए हमने इनको अलग से दर्शाया हुआ है। देखिए, निकोबार अंडमान की तुलना में थोड़ा छोटा है, इसका क्षेत्रफल भी कम है, और इसमें जो द्वीप है उनकी संख्या भी कम है, इसलिए हमने यहाँ पर दो बनाए हैं। और दो इसलिए बनाए हैं क्योंकि दो आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो अंडमान और निकोबार ये आपके सामने दिख रहे हैं। अब ये अंडमान निकोबार हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि एक जमाने में भारत का हिस्सा ये नहीं थे, आज ये भारत का हिस्सा है। ये जो है
अंडमान और निकोबार ये कोई राज्य नहीं है। अंडमान और निकोबार कोई राज्य नहीं है। ये जो है ये केंद्र शासित प्रदेश हैं, यानी यूटीज, यूनियन टेरिटरी। ये केंद्र शासित प्रदेश क्या होता है? ऐसा प्रदेश जिस पर केंद्र जो होता है, केंद्र सरकार, वो सीधे उस पर कंट्रोल रखती है अपना। तो अगर किसी देश, सॉरी, किसी राज्य पर या किसी क्षेत्र पर केंद्र सरकार, जो सेंट्रल हमारी गवर्नमेंट है, अगर सीधे हस्तक्षेप करती है या सीधे उस पर शासन चलाती है, तो ऐसे क्षेत्रों को कहा जाता है केंद्र शासित प्रदेश। तो ये क्या है? ये केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, तो ये अंडमान निकोबार की स्थिति है कि ये है कहां पर, जिनको आप नोट कर लीजिए या इनको समझते हुए चलिए। तो पहला पॉइंट ये है कि भारत के पास कुल 615 द्वीप हैं। तो भारत के पास द्वीपों की संख्या कितनी है? 615। ये 615 द्वीप भारत में है। और ये जो फिगर है 615 का, ये 2011 के अनुसार है। ठीक है, तो हो सकता है उसके आगे कुछ बढ़े हों या कुछ कम पड़े हों, तो वो हम लोग अगले आने वाले जो काउंटिंग होगी उसमें बढ़ा लेंगे या घटा लेंगे। फिलहाल वर्तमान में स्थिति क्या है कि भारत के पास कुल कितने द्वीप हैं? 615 द्वीप हैं। इन 615 द्वीपों को हमने दो भागों में बांटा हुआ है। कौन कौन से दो भाग? एक बंगाल की खाड़ी के और एक अरब सागर के। ठीक है, तो इनमें से कितने बंगाल की खाड़ी में हैं और कितने अरब सागर में हैं, ये भी देख लीजिए। इनमें से 572 द्वीप बंगाल की खाड़ी में, जबकि 43 द्वीप, 43 द्वीप अरब सागर में स्थित हैं। देखिए, तो भारत के पास कुल कितने द्वीप हैं? 615। कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? 615। ये हम द्वीप की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इन द्वीपों को हमने दो भागों में बांटा हुआ है, 572 और 43। इनमें से 572 कहां पर हैं? तो 572 कहां है? बंगाल की खाड़ी में। और 43 कहां पर है? अरब सागर में। यानी अरब सागर में द्वीपों की संख्या, अरब सागर में द्वीपों की संख्या बंगाल की खाड़ी के द्वीपों की संख्या से कम है। तो आप याद रखिएगा, यह आपका सवाल भी हो सकता है प्रीलिम एग्जाम के लिए, कि बंगाल की खाड़ी में द्वीपों की जो पाए जाने वाले द्वीप हैं, वे अरब सागर में पाए जाने वाले द्वीपों की संख्या से ज्यादा हैं। तो ये चीज आप याद रखिएगा। गिनती के हिसाब से अगर देखें, गणना के हिसाब से अगर देखें, तो बंगाल की खाड़ी में कितने हैं? 572। और अरब सागर में कितने हैं? 43। देखिए 572, ये जो आप देख रहे हैं ना, अंडमान और निकोबार, ये पूरे मिलाकर के कितने हैं? 572 है। तो जो अंडमान निकोबार में आपको द्वीप दिखाई दे रहे हैं, उनकी संख्या कितनी है? 572। अब आपके दिमाग में ये चीज आएगी कि अगर यहाँ पर 572 द्वीप हैं, तो क्या सभी पर लोग रहते हैं या कुछ खाली पड़े हुए हैं? तो इसका जवाब है कि 572 द्वीपों में से सभी पर निवास नहीं है। कुछ द्वीप ऐसे हैं जिन पर लोग रहते हैं, और बाकी जो द्वीप हैं वो खाली पड़े हुए हैं। खाली का मतलब यह है कि उन पर कोई निवास नहीं करता। और ज्यादातर जो द्वीप हैं उन पर जनजातियां निवास करती हैं। जनजातियों का मतलब होता है ऐसे समूह दुनिया का, या ऐसे लोगों का समूह जो समाज की मुख्य धारा से अलग रह रहा हो, उसको जनजाति बोलते हैं। ठीक है, ट्राइबल एरिया जिसको कहते हैं ना, ट्राइब्स होते हैं, एसटी एसटी कहा जाता है। तो जनजातियां क्या होती हैं? जो समाज की मुख्य धारा से अलग रहती हैं, उसको ट्राइब बोलते हैं या जनजातियां बोलते हैं। ठीक है, जैसे उनमें शिक्षा का स्तर अलग होता है, उनके अपने खुद की संस्कृतियां होती हैं, उनकी अपने खुद की भाषा होती है। अगर वो हिंदी भी बोलती हैं, तो वो ऐसी हिंदी बोलती हैं जो आपकी समझ से परे होगी।
अगर वो इंग्लिश बोलेंगी तो ऐसी इंग्लिश बोलेंगी कि आपके समझ में नहीं आएगा। हालांकि अंग्रेजी तो भारतीय लोगों को बहुत कम वैसे भी समझ में आती है, लेकिन फिर भी अगर वो उनकी इंग्लिश देखेंगे तो बाकी जो सामान्य इंग्लिश है उससे अलग होगी। इसलिए हम कहते हैं कि वो समाज की मुख्य धारा से अलग होते हैं। हालांकि सरकार ये पूरी तरीके से कोशिश कर रही है कि उनको भी मुख्य धारा में लाया जाए, शिक्षा दी जाए, ठीक, और उनको अ, उनके जो आसपास के क्षेत्र हैं उनमें विकास किया जाए, सड़कें बनाई जाएं, उनमें स्कूल कॉलेज बनाए जाएं। तो इस पर सरकार कदम उठा रही है, लेकिन अभी उतने कारगर कदम नहीं हो पा रहे हैं जिससे जो अनुसूचित जनजातियां हैं उनको लाया जाए मुख्य धारा में। तो 572 बंगाल की खाड़ी में है, जबकि 43 द्वीप कहां पर है? अरब सागर में है। अब देखिए 572 जो अरब सागर में है, सॉरी बंगाल की खाड़ी में है, इसमें से 572 में से 36 द्वीप पर लोग निवास करते हैं। यानी जो बंगाल की खाड़ी में 572 द्वीप हैं, यहां पे देखिए अंडमान निकोबार में, इसमें द्वीपों की संख्या कितनी है? 572। इस 572 में से 36 द्वीप ऐसे हैं जहां पर लोग रहते हैं, बाकी द्वीप खाली पड़े हुए हैं। तो समझ लीजिए बहुत कम परसेंट है ये। 572 में से 36 द्वीप मात्र ऐसे हैं जहां पे लोग रहते हैं, बाकी तो खाली पड़ा हुआ है। तो खाली पड़े होने का मतलब क्या है कि वहां पर लोग पहुंचे नहीं है। अगला पॉइंट, अंडमान निकोबार की उत्पत्ति टेक्टोनिक्स प्रक्रिया से हुई है। ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम की दृष्टि से अगर देखा जाए तो आपके लिए ये वाला पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितने पॉइंट आपने लिखे हैं। इसमें क्या लिखा है? अंडमान निकोबार की उत्पत्ति टेक्टोनिक्स प्रक्रिया से हुई है। ये टेक्टोनिक प्रक्रिया क्या होती है? टेक्टोनिक प्रक्रिया को हिंदी में बोलते हैं विवर्तनिकी प्रक्रिया। ठीक है, इस प्रक्रिया की खास बात क्या है समझिए। मान लीजिए ये एक जमीन का टुकड़ा है और एक ये जमीन का टुकड़ा है, एक ये जमीन का टुकड़ा है और एक ये जमीन का टुकड़ा है। ये दोनों जमीन के टुकड़े एक दूसरे से थोड़ा अलग हैं, इनके बीच में गैप है, इनके बीच में ये क्या है? गैप है। और ये दोनों जमीन के टुकड़े चल सकते हैं, गतिमान हो सकते हैं। ज्यादातर आपके दिमाग में ये आता होगा कि जमीन जो है वो जड़ है। जड़ का मतलब पेड़ की जड़ नहीं, जड़ का मतलब एक ऐसी गुड़ जो मूव नहीं कर सकता अपनी जगह से। ठीक है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि पृथ्वी जो है उसके अंदर जितनी भी जमीन है वो मूव कर सकती है एक स्थान से दूसरे स्थान तक। इसी वजह से बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स यानी कि महाद्वीपों का निर्माण हुआ, और इसी जमीन के मूव करने की वजह से, गतिमान होने की वजह से बहुत सारे महासागरों का भी निर्माण हुआ है। एक जमाने में पृथ्वी पर केवल एक जमीन का टुकड़ा था और दूसरा हिस्सा था जल का। मतलब एक खंड और दो खंड, दो ही खंड हुआ करते थे पृथ्वी पर। एक खंड जो था उसको बोलते थे कि वो जमीन का टुकड़ा है, और एक खंड था जिसको बोलते थे वो जल का टुकड़ा है। इसके अलावा तीसरा कोई टुकड़ा नहीं था, तीसरा कोई खंड नहीं था, तीसरा कोई भाग नहीं था। लेकिन आज वर्तमान में पृथ्वी की स्थिति अगर आप देखें तो पृथ्वी पर बहुत सारे महासागर हैं और बहुत सारे महाद्वीप हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, भारत, एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, तो ये सब पहले एक साथ मिले हुए थे। तो जब एक साथ मिले हुए थे तो अलग अलग हुए हैं, तो इसका मतलब जमीन टूट के बिखरी है, तभी तो अलग अलग हुए हैं। और जमीन अगर टूट के बिखरी है
तो इसका अर्थ ये भी निकाला जा सकता है कि जमीन अपनी जगह से चली है। जैसे आप जिस जमीन पे खड़े हुए हैं वो जमीन कभी चलती नहीं है। अगर ऐसा होता तो लोग अपना मकान एक छोटे शहर में बनाते और फिर उसको उठा के लिए चले आते बड़े शहर में, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन भूगोल का सिद्धांत ये कहता है कि मकान भले आपका ना चलता हो, लेकिन उसके नीचे की जो जमीन है जिस पर वो मकान खड़ा है वो चल सकता है, या वो जमीन चल सकती है। तो आप मकान तो नहीं ले जा सकते, लेकिन अगर प्रकृति चाहे, नेचर अगर चाहे, तो वो आपकी जो जमीन है वही नीचे से खिसका लिए चली जाएगी। तो हो सकता है रात में आप सोए भारत में और उठे जाके सवेरे चाइना में। पॉसिबल है। इसके लिए आप आश्चर्यचकित मत होइए कि ये एक अजीब घटना हो जाएगी। ठीक है, ये ऐसा हुआ है। इस प्रक्रिया को, जहां पर जमीन का एक टुकड़ा एक स्थान से चल करके फिर दूसरे स्थान पर पहुंच जाता है एक विशेष प्रक्रिया के तहत या खुद से, उसको हम लोग बोलते हैं टेक्टोनिक प्रक्रिया। जहां पर जमीन का एक टुकड़ा चल करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाता है, चला जाता है, उसको बोला जाता है टेक्टोनिक या विवर्तनिकी प्रक्रिया। ठीक है, जैसे ये जमीन का टुकड़ा है ए और ये जमीन का टुकड़ा है बी। ये जमीन का टुकड़ा चल करके बी तक गया। जब ये यहां पहुंचा तो आके इसे टकराया। क्यों टकराया? क्योंकि ए के रास्ते में बी है। ए चल रहा है और चल करके बी की तरफ गया, रास्ते में इसको बी मिला और बी से ये टकरा गया। जब ये बी से टकरा गया तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या क्या हो सकता है? तो पहला काम तो ये हो सकता है, अगर बी छोटा, ए छोटा है और बी बड़ा है, अगर ए जमीन का टुकड़ा छोटा है और बी बड़ा है, तो क्या होगा? ए में दरार आ जाएगी। क्योंकि विज्ञान ये कहता है कि जब दो वस्तुएं आकर के आपस में टकराती हैं तो उनके बीच में संघट्ट का नियम लगता है, कोलिजन लॉ लगता है। विज्ञान का रूल है, ये साइंस का रूल है। आप लोगों ने अगर 9th 10th में साइंस पढ़ी होगी तो वहां पर आपको ये बताया गया होगा। कोलिजन लॉ, संघट्ट का नियम, वो ये कहता है कि अगर दो वस्तुएं आकर के आपस में टकराई, संघट्ट का नियम ये कहता है अगर दो वस्तुएं आकर के आपस में टकराई तो जो छोटी वस्तु होती है उस पर बल ज्यादा लगता है, तो वो टूट जाती है। जैसे एक साइकिल का एक्सीडेंट अगर कार से हो जाए, एक साइकिल का एक्सीडेंट अगर कार से हो जाए तो सबसे ज्यादा डैमेज किसको होगा? साइकिल को पहुंचेगा, क्योंकि साइकिल छोटी है, उसका द्रव्यमान छोटा है। ठीक है, और विज्ञान ये कहता है, न्यूटन का गति का दूसरा नियम ये कहता है कि जितनी छोटी वस्तु होगी उतना उसका द्रव्यमान छोटा होगा, उतना ही वो बल कम लगा पाएगी। ठीक, देखिए यहां पर भूगोल आप पढ़ रहे हैं, आपके साथ विज्ञान आ रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि भूगोल में विज्ञान का थोड़ा बहुत पुट है। भूगोल विज्ञान एक साथ है, इसीलिए भूगोल एक टेक्निकल विषय माना जाता है। ठीक, तो थोड़ा सा आपको चीजें ध्यान समझनी पड़ेंगी अच्छे से दिमाग लगा के। तो अगर मान लीजिए ये कार है, ये साइकिल है, साइकिल आगे कार से टकराई तो नुकसान किसको होगा? ज्यादा साइकिल को पहुंचेगा। इसी तरह से अगर कोई कार है और ये ट्रक है, तो जब कार ट्रक से टकराएगी तो नुकसान ज्यादा कार को होगा। फिर अगर ट्रक चल के आए और ट्रेन से टकराए, ट्रक चल के आए और ट्रेन से टकराए तो नुकसान ज्यादा ट्रक को होगा। इन तीनों एग्जाम्पल्स में एक चीज कॉमन है कि जो सब दोनों टकराने वाली वस्तुओं में जो छोटी है, जिसका भार छोटा है, जिसका वजन कम है, वो ज्यादा वजन वाली वस्तु से जब टकराती है तो नुकसान कम वजन वाली वस्तु को ज्यादा पहुंचता है, टूटने की संभावना ज्यादा होती है। ठीक इसी प्रकार से अगर ए बी से छोटा है, अगर हम ये मान के चलें कि ए जो है वो बी से छोटा है, तो नुकसान किसको होगा? ए को होगा। मान लीजिए ये आके इसे टकराया और ए बी से टूट गया, यहां से टूट गया, तो क्या होगा? ये ए का इतना टुकड़ा जो है, ये वाला टुकड़ा अलग हो जाएगा और ये वाला टुकड़ा जो है वो अलग हो जाएगा। हम इन दोनों को अलग अलग बना के दिखा रहे हैं। इसको, ये अलग हो गया और ये टुकड़ा अलग हो गया। ये दोनों किसके हैं? ए के हैं। आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये दोनों पहले आपस में ज्वाइन थे, तो ऐसा था ये टुकड़ा।
ऐसा। फिर ए टुकड़ा बी से टकराया और दोनों की तुलना में ए का वजन कम है, ए छोटा है। तो जब ये ए बी से टकराया तो ये दो पार्ट में टूट गया, या ऐसा कह लीजिए बीच में दरार आ गई। दरार आने के बाद ए का जो आगे वाला भाग था वो छिटक करके इस तरह का हो गया और पीछे वाला भाग इस तरह का हो गया। अगर हम इन दोनों भागों को अगर हम इन दोनों भागों को पृथ्वी का हिस्सा मान लें, अगर हम इन दोनों भागों को पृथ्वी का हिस्सा मान लें तो फिर इनको जमीन के बड़े टुकड़े कहेंगे और जमीन के बड़े टुकड़ों को फिर हम महाद्वीप कह सकते हैं। इसी प्रक्रिया से आपके जो आज के वर्तमान के जो महाद्वीप हैं, कॉन्टिनेंट्स हैं, वो बने हैं। एक जमाने में भारत अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा था, यानी आज जो आप अफ्रीका देख रहे हैं वो और आज का भारत दोनों एक ही थे, लेकिन आज भारत अफ्रीका से काफी दूर है। ठीक है। ब्राजील में जो चट्टानें पाई जाती है ना, ब्राजील ब्राजील में ब्राजील के पूर्वी हिस्से में या ब्राजील के जो अंदर चट्टानें पाई जाती हैं, उनकी बनावट और उनके अंदर के सारे गुण भारत में पाई जाने वाली चट्टानों के गुणों से मैच करता है। अब कहां पर ब्राजील है? साउथ अमेरिका में। और कहां भारत है? एशिया में। तो ये दोनों इतनी दूर होने के बावजूद इन दोनों की चट्टानों के गुण आपस में मैच कैसे करते हैं? भाई कोई ना कोई तो आपस में कभी ना कभी सिमिलैरिटी रही होगी। सिमिलैरिटी है, इस वजह से मैच करता है। ये चीज हम लोग पढ़ेंगे जब विश्व का भूगोल पढ़ेंगे। तो ये जो प्रक्रिया हुई है ना, जहां पर एक टुकड़ा जमीन का आया, दूसरे टुकड़े से टकराया और टकराने के बाद ये छोटा वाला जमीन का टुकड़ा दो भागों में टूट गया, इस पूरी प्रक्रिया को हम बोलते हैं टेक्टोनिक प्रक्रिया। और इन जमीन के टुकड़ों को अगर पृथ्वी के संदर्भ में देखें, मतलब अगर पृथ्वी की बात करें और ये मान के चलें कि ये पृथ्वी के जमीन के टुकड़े हैं, ये अर्थ के जमीन के टुकड़े हैं, तो इसको हम बोल देंगे कि अर्थ की प्लेटें। जैसे भूकंप आता है ना, तो एक प्लेट दूसरी प्लेट से टकराती है तो भूकंप आ जाता है। ठीक है। पृथ्वी के अंदर हमारे जो जिस सरफेस पे हम रहते हैं, पृथ्वी के ऊपर जहां पे रहते हैं ना, उसके नीचे बहुत सारी छोटी छोटी प्लेटें हैं जो गतिमान है, मोबाइल है, चलती रहती हैं। जब वो आपस में टकराती हैं तो उनसे तरंगे बनती हैं और उन तरंगों से भूकंप होता है, आता है। ठीक है। तो उनको प्लेटें कहा जाता है, तो इनको हम क्या बोल देंगे? प्लेट। और ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी? एक प्लेट का चल के आना, दूसरी प्लेट से टकराना और टकराने के बाद छोटी वाली प्लेट में दरार उत्पन्न हो करके दो भागों में टूट जाना, ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है? टेक्टोनिक प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है। तो मोटा मोटा हमने आपको टेक्टोनिक प्रक्रिया समझा दिया है, बाकी इसका डिटेल वर्जन जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी में मिलेगा आपको। ठीक है। जहां पर हम लोग पृथ्वी की और बाकी ग्रहों की उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे। तो इसी प्रक्रिया से अंडमान और निकोबार के जो द्वीप समूह हैं उनका निर्माण हुआ है। ठीक है। तो आपको हम बता दें कि अंडमान निकोबार पहले हिमालय का हिस्सा हुआ करते थे। हिमालय आपके उत्तर में यहाँ पे है, इस तरीके से आया हुआ है, हिमालय उत्तर में है, तो हिमालय का ही ये भाग है। लेकिन वर्तमान में क्या है? हिमालय अलग है, अंडमान निकोबार अलग है। तो ये जो बीच में दरार आ गई है ना, जो बीच में टूट फूट देख रहे हैं, ये इसी वजह से है, टेक्टोनिक प्रक्रिया की वजह से। ठीक है। तो हमारे ख्याल से आप समझ गए होंगे। अब आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी, एक सवाल आ रहा होगा कि क्या भारत के सारे द्वीप जो हैं वो बंगाल की खाड़ी में या अरब सागर में ही पाए जाते हैं क्या? आपके मन में सवाल आ सकता है कि भारत में जितने भी द्वीप हैं, 500 के समथिंग हैं, तो ये सारे द्वीप क्या बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में ही पाए जाते हैं या इनसे हटके भी कुछ द्वीप हैं? तो एक बात दिमाग में रखिए कि भारत में जितने भी द्वीप हैं उनको हम केवल दो श्रेणियों में बांट सकते हैं। एक बंगाल की खाड़ी के द्वीप, कि या तो वो द्वीप बंगाल की खाड़ी में पाए जाएंगे और या वो कहाँ पाए जाएंगे? अरब सागर में। लेकिन इस जितने हम पढ़ देख रहे हैं यहाँ पर, अरब सागर में है लक्षद्वीप और बंगाल की खाड़ी में है अंडमान और निकोबार। इसके अलावा भी बहुत सारे द्वीप हैं। जैसे यहाँ पर ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं भारत का, ये वाला हिस्सा, इस हिस्से में यहाँ पे जो पानी है, ये इसको बोलते हैं, इस हिस्से को हम लोग बोलते हैं खंबात की खाड़ी। यहाँ पे आप एक केंद्र शासित प्रदेश है,
यहाँ पे जो लाइन आप देख रहे हैं ये तट रेखा है भारत की, ये पश्चिमी तट रेखा। इस तट रेखा पर यहाँ पर दमन और दीप है, केंद्र शासित प्रदेश। तो दमन और दीप और ये गुजरात वाला हिस्सा है पूरा। इसके बीच में यहाँ पे जो आप देख रहे हैं हिस्सा, इसको बोलते हैं खंबात की खाड़ी। तो खंबात की खाड़ी में भी द्वीप हैं। इसके अलावा आप ये भी जानते हैं कि बहुत सारे द्वीप यहाँ पर हैं, इस वाले हिस्से में, यानी पश्चिम बंगाल के नजदीक। तो ये सारे द्वीप जो खाड़ी में, समुद्र में गहराई में नहीं है, या समुद्र के बीचों बीच में नहीं है, हमारे तट के नजदीक हैं, वे सारे द्वीप जो भारत की तट रेखा के समीप हैं, बहुत सारे द्वीप हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे, वे सारे द्वीप कहलाते हैं अपतटीय द्वीप। ठीक है। तो ऐसे द्वीप जो तट रेखा के तट रेखा के पास पाए जाते हैं, पाए जाते हैं, उनको क्या कहा जाता है? अपतटीय। इंग्लिश में इसको बोलते हैं ऑफ शोर। SHORE, ऑफ शोर द्वीप कहलाते हैं। तो आप याद रखिएगा, अपतटीय द्वीप कौन कौन से होते हैं, या अपतटीय द्वीप का डेफिनेशन क्या है? अपतटीय द्वीप किन्हें कहते हैं? ऐसे द्वीप जो तट रेखा के नजदीक पाए जाते हैं, बहुत नजदीक। अब आप कहोगे अंडमान निकोबार भी तो नजदीक है, तो आप जरा दूरी देखिए, काफी ज्यादा डिस्टेंस है। ठीक है। तो इतनी ज्यादा डिस्टेंस इन द्वीपों की नहीं होती है, ये तट रेखा के बहुत नजदीक होते हैं। जैसे यहां पर है तो बहुत नजदीक होगा, यहां पर है तो बहुत नजदीक होगा। पश्चिम बंगाल के नजदीक में जहां पर गंगा नदी अपना मुहाना बनाती है ना, वहां पर एक द्वीप है, उसको बोलते हैं न्यूमूर द्वीप। तो बहुत नजदीक है वो, तट के, नदी के बिल्कुल मुहाने पर है। यहाँ पे गंगा नदी अपना मुहाना बनाती है, तो उसके बहुत नजदीक है। तो उसके नजदीक होने की वजह से उसको हम क्या नाम देंगे? अपतटीय द्वीप। तो अपतटीय द्वीप को आप याद रखिएगा किन्हें कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में कौन कौन से हैं या कहाँ पाए जाएंगे? खंबात की खाड़ी, हम जो एग्जाम्पल लिख रहे हैं ये वे एग्जाम्पल है जहां पर अपतटीय द्वीप पाए जाते हैं। खंबात की खाड़ी में अपतटीय द्वीप होंगे, और कच्छ की खाड़ी, इसके अलावा मन्नार की खाड़ी, इत्यादि। तो खंबात की खाड़ी में, कच्छ की खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी में, इन सभी खाड़ियों में जो द्वीप पाए जाएंगे उनको क्या नाम दिया जाएगा? अपतटीय द्वीप। ठीक है। तो अपतटीय द्वीप आप समझ गए होंगे कि नहीं कहते हैं, एग्जाम्पल हमने आपको बता दिया। अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर वापस। बंगाल की खाड़ी के द्वीप, स्पेशली इनको पढ़ेंगे। अभी तक जो हमने आपको समझाया था वो द्वीपों के बारे में कॉमन चीज बताई थी कि हम द्वीप किन्हें कहेंगे। भारत के द्वीपों के बारे में हमने आपको मोटा मोटा डाटाबेस एक जानकारी दे दी। अब हम लोग पढ़ेंगे सीधे बंगाल की खाड़ी के द्वीप। तो पहला क्या है? बंगाल की खाड़ी के
द्वीप। तो देखिए, ये आपका भारत का दक्षिणी भाग है। यहाँ पे इस तरफ बंगाल की खाड़ी है, इसको हमने इंग्लिश में लिखा है बे ऑफ बंगाल। इसको बंगाल की खाड़ी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बे ऑफ बंगाल। ये भारत का दक्षिणी हिस्सा है, कर्क रेखा से नीचे वाला। यहां पर इस तरह से कुछ द्वीप पाए जाते हैं। इन द्वीपों को कहा जाता है बंगाल की खाड़ी के द्वीप। यहाँ पे जो दिख रहे हैं आपको, ये बंगाल की खाड़ी के द्वीप हैं। इन बंगाल की खाड़ी के द्वीपों को एक विशेष नाम से जाना जाता है। इसको बोलते हैं हम लोग अंडमान, और नीचे वाले को बोलते हैं निकोबार। अब आप ये कंफ्यूज होंगे कि ऊपर वाला नीचे वाला क्या है ना? हम बार बार एक शब्द यूज कर रहे हैं ऊपर नीचे, तो आप ऊपर नीचे में कंफ्यूज मत होइए। आप सीधे देखिए कि बंगाल की खाड़ी में जो सबसे उत्तरी वाले द्वीप समूह होंगे, बंगाल की खाड़ी में सबसे उत्तरी वाले जो द्वीप समूह होंगे, समूह साथ में लगाइएगा, कभी द्वीप मत लगाइएगा। तो बंगाल की खाड़ी में सबसे उत्तरी हिस्से में जो द्वीप समूह होगा उसको बोलेंगे अंडमान द्वीप समूह। इसी प्रकार से बंगाल की खाड़ी में जो अंडमान के दक्षिण में द्वीप समूह होगा उसको बोलेंगे निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, ऐसे इसको आप पहचान देंगे या इसको ऐसे समझाएंगे आप। बंगाल की खाड़ी में सबसे उत्तरी द्वीप समूहों को क्या कहा जाता है? अंडमान। और बंगाल की खाड़ी में अंडमान के दक्षिण में, या ऐसा कह लीजिए सबसे दक्षिण में जो द्वीप समूह पाए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? निकोबार कहा जाता है। ठीक है, अब ये जो अंडमान और निकोबार है, इनकी कुछ विशेषताएं हैं, इनके कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, बारी बारी से देखते जाइए, हम आपको समझाते जाएंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या है इसका, कि अंडमान को निकोबार से अलग करता है। कौन अलग करता है? 10 डिग्री चैनल। अंडमान को निकोबार से अलग करता है कौन? 10 डिग्री चैनल। यानी हमने जो यहाँ पर गैप बनाया है, ये जो आप गैप देख रहे हैं, ऊपर वाले 4 गोले देख रहे होंगे और नीचे वाले 2 गोले देख रहे होंगे, इन दोनों के बीच में आप एक छोटा सा गैप देख रहे हैं। ये जो गैप है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं? 10 डिग्री चैनल। इसमें 2 शब्द हैं, एक 10 डिग्री है और एक चैनल है। चैनल किसे कहोगे? रिमोट वाला चैनल नहीं है ये, टीवी वाला। ये चैनल ऐसा है जो ज्योग्राफी में यूज होता है, जो भूगोल में यूज होता है। क्या है ये चैनल? क्या है ये चैनल? एक जमीन का टुकड़ा ये है और एक जमीन का टुकड़ा ये है। ये भी स्थल है और ये भी स्थल है। इन दोनों को अलग करता कौन है? ये बीच का स्थान। और यहां पर मान लीजिए जल भरा हुआ है, ये जमीन का टुकड़ा है और ये जमीन का टुकड़ा है। इन दोनों जमीन के टुकड़ों को आपस में कौन अलग कर रहा है? ये जल की पतली सी एक धारा, एक राशि। तो इस पतली जल राशि को हम क्या नाम देंगे? चैनल। तो चैनल की परिभाषा क्या होती है? एक संकरा सा पानी का रास्ता जो 2 जमीन के टुकड़ों को एक दूसरे से अलग करता हो। ठीक है,
तो जमीन के दो टुकड़ों को आपस में अलग करने वाला एक पतली सी जल राशि क्या कहलाती है? चैनल। तो ये कौन सा चैनल है? 10 डिग्री। 10 डिग्री का मतलब क्या है कि इस स्थान से 10 डिग्री की अक्षांश रेखा गुजर रही होगी। तो यहां पर देखिए, ये है चैनल। ये कौन सा है? 10 डिग्री का चैनल। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि यहां से 10 डिग्री की अक्षांश रेखा गुजरती है। तो यहां से क्या होता है? 10 डिग्री की अक्षांश रेखा गुजरती है, इसलिए हम इसको क्या नाम देते हैं? 10 डिग्री का चैनल। चैनल क्यों? क्योंकि देखो, ये जमीन का टुकड़ा है अंडमान का, ये है निकोबार का। इन दोनों को अलग कौन कर रहा है? यही तो अलग कर रहा है, पानी से। पानी की पतली जल राशि, पतली का मतलब वो संकरी सी है, नाली के समान मान लीजिए। तो वो इसको अलग कर रही है, इसीलिए इसको हम बोल दे रहे हैं चैनल। 10 डिग्री क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहां से 10 डिग्री की अक्षांश रेखा गुजरती है। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो हमारा ये हो गया। अगला देखिए, पश्चिम बंगाल से अंडमान द्वीप समूह की दूरी लगभग 2000 किलोमीटर है। पश्चिम बंगाल से अंडमान द्वीप समूह की दूरी लगभग 2000 किलोमीटर है। अगर आप यहाँ पे, ये जमीन है देखिए, पश्चिम बंगाल से जैसे ही आप दक्षिण की ओर चलेंगे तो यहां पर आने के बाद आपको पूरा जल मिलेगा, बंगाल की खाड़ी का पानी मिलेगा। बंगाल की खाड़ी के पानी में अगर आप आगे की ओर चलेंगे, तो जब आप पश्चिम बंगाल वाले हिस्से को छोड़ देंगे और बंगाल की खाड़ी में आगे बढ़ेंगे, तो लगभग आपको चलना पड़ेगा 2000 किलोमीटर। और जब आप 2000 किलोमीटर यात्रा कर चुके होंगे बंगाल की खाड़ी के जल में, तो आपको क्या मिलेगा? अंडमान द्वीप समूह। ठीक है, निकोबार नहीं मिलेगा। निकोबार तो आपको अंडमान के और आगे मिलेगा। तो पहले आपको किससे सामना किया जाएगा? आपका अंडमान से। इसकी दूरी भारत में 2000 किलोमीटर है। कहां से? पश्चिम बंगाल से। ठीक है, ये डिस्टेंस है जो काउंट किया गया है। अगला पॉइंट देखिए, अंडमान और निकोबार की जलवायु उष्णार्ध है। अंडमान और निकोबार की जलवायु उष्णार्ध है। उष्णार्ध का मतलब क्या होता है? अगर आप इसको दो पार्ट में ब्रेक करें तो उष्ण और आर्द्र, इसको अगर आप दो पार्ट में ब्रेक करें शब्द को, तो ये हो जाता है उष्ण अलग और आर्द्र अलग। आर्द्र का मतलब ये होता है जिसके अंदर आर्द्रता हो, ह्यूमिडिटी हो। जैसे राजस्थान में आप देखिए, दिन के मौसम में जो हवाएं चलती हैं वो काफी सूखी होती हैं, जिसको हम लोग, अगर उत्तरी मैदान वाले क्षेत्र में उन्हीं हवाओं को महसूस करेंगे, तो उसको हम लोग नाम देते हैं लू। आपने लू का नाम सुना होगा। अगर आप कहीं उत्तर भारत में निवास करते हैं, भारत के उत्तरी हिस्से में निवास करते हैं, तो गर्मी के मौसम में वही जून ऊन के आसपास जो हवाएं चलती हैं दोपहर में, उसको लू कहा जाता है। लू में खास बात यह होती है कि हवाएं जो चलती हैं उन हवाओं में नमी नहीं होती है, काफी सूखी हवाएं होती हैं वो। तो जिन हवाओं में नमी नहीं होती है उनको हम लोग सूखी हवाएं या लोकल भाषा में उनको लू नाम दे देते हैं। और जिन हवाओं में थोड़ा सा नमी होती है, वाटर वेपर्स होते हैं, पानी की छोटी छोटी बूंदें होती हैं,
उसको बोलते हैं आर्द्र वायु। जिन हवाओं में नमी नहीं होती है उसको क्या बोलते हैं? नमी का मतलब पानी, जल की बूंदें नहीं पाई जाती हैं, उसको बोलते हैं सूखी हवाएं। सूखी हवाओं को उत्तर भारत में लोकल भाषा में लू कहा जाता है। ठीक वैसी हवाएं, जो हवाएं तो हैं लेकिन उनके अंदर थोड़ा सा नमी है, पानी की, जल की बूंदें हैं, वाटर वेपर्स हैं, उन हवाओं को कहा जाता है आर्द्र हवाएं। तो अंडमान निकोबार में हवाएं कैसी चलती हैं? आर्द्र हवाएं चलती हैं। ये तो वैसे कॉमन सी चीज है, आप जरा सोचिए, अंडमान यहां पर है और इसके आसपास पूरा समुद्र है। भाई अंडमान का अगर ये वाला द्वीप ले लें तो इसके आसपास भी समुद्र है, इसके आसपास भी समुद्र है, इसके आसपास भी, इसके आसपास भी है, पूरे अंडमान के आसपास समुद्र है। तो जो हवाएं चलेंगी, और वो समुद्र काफी बड़ा है ना, काफी दूर तक गया हुआ है, तो जो हवाएं चलेंगी वो समुद्र से अपना जल लेते हुए चलेंगी। तो क्या वो हवाएं सूखी हो सकती हैं? पॉसिबल नहीं है। उनके अंदर पानी की मात्रा थोड़ी बहुत पाई जाएगी। और ऐसी हवाएं जिनके अंदर पानी की बूंदें रहती हैं, जिनके अंदर नमी रहती है, उसको बोलते हैं आर्द्र। ठीक है। और उष्ण क्यों? क्योंकि वो गर्मी पैदा करती हैं। तो गर्मी पैदा तो करती हैं लेकिन इतनी ज्यादा गर्मी नहीं करती हैं कि आप सह ना सकें। जैसे उत्तर भारत में गर्मी के मौसम में गर्मी थोड़ी ज्यादा होती है, यहाँ जो हवाएं चलती हैं वो काफी गर्म होती हैं, उनके अंदर सूखापन होता है। लेकिन आप मुंबई का ले लीजिए, महाराष्ट्र का जो मौसम है मुंबई का, वो पूरे साल एक समान बना रहता है। ना बहुत ज्यादा वहां गर्मी होती है, ना बहुत ज्यादा वहां ठंडी होती है। कारण क्या है? कि वहां का जो हवाएं हैं वो समुद्र से पानी लेके आती हैं और वो पानी जमीन को देती हैं। वो उसको बोलते हैं सी ब्रीज, समुद्र से जो जमीन की तरफ चलती हैं। इस वजह से वहां का मौसम कभी बहुत ज्यादा गर्मी वाला नहीं होता, उसका तापमान बहुत ज्यादा रेज नहीं करता। ठीक है। तो अंडमान निकोबार का मौसम कैसा है? गर्मी वाला भी है और ह्यूमिडिटी वाला भी है। अगला पॉइंट, जल समीर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सी ब्रीज, के प्रभाव के कारण जल समीर यानी सी ब्रीज के प्रभाव के कारण यहाँ का तापमान कभी भी भीषण नहीं होता। ठीक है। क्या लिखा है? जल समीर के प्रभाव के कारण यहाँ का तापमान कभी भी भीषण, भीषण का मतलब है बहुत ज्यादा रेज नहीं करता है। जैसे उत्तर भारत में अगर आप देखें तो जून के मौसम में तापमान 30, 32, कभी कभी 40 तक पहुंच जाता है। राजस्थान का तापमान बहुत ज्यादा गर्मियों में बढ़ जाता है। या मरुस्थली जो एरियाज हैं भारत में, जैसे कि राजस्थान वाला एरिया, जैसलमेर, वहां पर दिन का मौसम का तापमान का की जो पैमाना होता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, 40 तक, 42 तक पहुंच जाता है। लेकिन रात का मौसम ठंडा होता है बालू होने की वजह से। तो इतना तापमान कभी भी अंडमान निकोबार में नहीं देखा गया है। 30 के ऊपर तापमान, 25 से 30 तक तापमान हमेशा उन जगहों पर रहेगा जो स्थान, जो जमीन के टुकड़े समुद्र या इस तरह के वातावरण के आसपास स्थित होंगे। आप दुनिया में कहीं भी देख लीजिए, जो देश समुद्र के आसपास हैं उनका तापमान कभी ज्यादा नहीं होता, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता है, बहुत ज्यादा गर्मी उनके अंदर नहीं होती है। क्यों? क्योंकि पानी जो होता है ना, वो देर में गर्म होता है और देर में ठंडा होता है। तो जब देर में गर्म होगा, वो उसको गर्म करने में जरा ऊर्जा खत्म होगी, तो इतना ज्यादा उसका तापमान वो बढ़ा ही नहीं पाएगा अपने आसपास के जो क्षेत्र होते हैं उनका। ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, आप नोट कर लीजिए, फिर इसके हटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। अभी और भी ऐसे पढ़ने के लिए। अब यहाँ पर, यहाँ का मतलब क्या है?
अंडमान निकोबार की बात कर रहे हैं। यहां पर अधिकांश वर्षा गर्मी के मानसून के कारण होती है ना। आपको पता है कि भारत में वर्षा जो ऋतु है उसको मानसून कहा जाता है। मानसून भारत में प्रवेश करता है जून के मौसम में, ये सॉरी जून के माह में। अब ये जो जून का माह है, वहां पे जब भारत में वर्षा होती है तो वर्षा या मानसून एक तो इस दिशा से आता है भारत में, और एक आता है इस दिशा से। दो दिशाओं से मानसून भारत में प्रवेश करता है। कौन कौन सी दिशाएं, ये किस दिशा की बात हम कर रहे हैं? इधर क्या है? पूरब। इधर क्या है? दक्षिण। तो दक्षिण और पूरब के बीच की दिशा क्या होती है? दक्षिण पूर्व। एक मानसून भारत में इस दिशा से प्रवेश करता है। ये कौन सी दिशा है? इसको बोलते हैं साउथ यानी दक्षिण। और ये कौन सी दिशा है? वेस्ट यानी पश्चिम। तो ये कौन सी दिशा हो गई दोनों के बीच की? दक्षिण पश्चिम। तो भारत में जो मानसून है वो दो तरह से या दो शाखाओं से प्रवेश करता है। एक दक्षिण पश्चिम दिशा से और दूसरा दक्षिण पूर्व दिशा से। ठीक है। पूरा जो भारत है उसमें अधिकांश जो वर्षा है वो मानसून की वजह से होती है। गर्मी के में बाद जो मानसून आता है उसकी वजह से होती है। तो इन दोनों शाखाओं में से पूरे भारत में वर्षा सबसे ज्यादा कौन करता है? दक्षिण पश्चिम वाला मानसून। पूरे भारत में सबसे ज्यादा वर्षा करने वाला दक्षिण पश्चिम का मानसून है। ये जो दक्षिण पूर्व का मानसून है ये गर्मियों में वर्षा नहीं करता, ये ठंड में वर्षा करता है। हालांकि गर्मी वर्षा करता है लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं करता। ये वर्षा इसकी तुलना में बहुत कम होती है। पूरा भारत जब वर्षा प्राप्त करता है वो इसकी वजह से प्राप्त करता है। तो जब भी कभी ये कहा जाता है ना कि इस बार मानसून में कमी रह गई है, तो वो कमी इसकी वजह से होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून की वजह से। इसकी वजह से कभी कमी नहीं होती। ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है कि यहां पर अधिकांश वर्षा गर्मी के मानसून के कारण होती है। ये कौन सी वर्षा है? ठंड के मौसम की। ये कौन सी है? गर्मी की। तो यहां पर जो वर्षा होती है वो इसी की वजह से होती है। याद रखिएगा, दक्षिण पश्चिम मानसून की वजह से। ठीक है। चलिए, यहाँ अधिकांश भाग में जंगल पाए जाते हैं। मतलब यहाँ पर ज्यादातर जंगल हैं, हरियाली बहुत ज्यादा है, घने घने पेड़ हैं। ऐसे पेड़ हैं जिनसे होकर के सूर्य का प्रकाश भी पृथ्वी तक नहीं आ पाता, इतने ज्यादा घने पेड़ हैं। ठीक है। तो वो अधिकतर यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके अलावा तथा सागर में प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं। यहाँ पर अधिकांश भाग में जंगल हैं, और इसका जो सागर है ना, अंडमान निकोबार का या अंडमान के चारों ओर का, उस सागर में प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं। प्रवाल भित्तियां जीव होते हैं, इन्हीं से मिल करके निकोबार बना है, सॉरी लक्षद्वीप बना है। ठीक है। इसके अलावा अगला पॉइंट देखिए।
यहाँ के द्वीपों में 242 प्रकार की चिड़िया पाई जाती हैं। सोचिए कितना बड़ा यहाँ पर हैबिटेट है चिड़ियों का। हैबिटेट का मतलब होता है निवास स्थान, जहाँ पे चिड़िया रहती हैं। तो यहाँ के द्वीपों में कितने प्रकार की चिड़िया पाई जाती हैं? 242 प्रकार की। ये सारे डेटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पूरा अंडमान निकोबार बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये सारा डेटा आप नोट करते रहिए। इसीलिए, इसी कारण अंडमान को चिड़ियों का स्वर्ग कहा जाता है। ये जो द्वीप है ना अंडमान निकोबार के, इनमें 242 प्रकार की चिड़िया पाई जाती हैं। इतनी ज्यादा चिड़ियों की वैरायटी होने की वजह से इसको क्या कहा जाता है? चिड़ियों का स्वर्ग। देखिए, चिड़ियों का स्वर्ग, ये जो पॉइंट है, ये आपके स्टेट पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट आपके स्टेट, किसी भी स्टेट के पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो पूछ सकते हैं भारत में चिड़ियों का स्वर्ग कौन सा द्वीप है या कौन सा द्वीप समूह है, तो आपको पता होना चाहिए। या इनमें से कौन चिड़ियों के स्वर्ग के रूप में जाना जाता है, तो कौन सा? अंडमान और निकोबार। क्यों? क्यों चिड़ियों का स्वर्ग कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर 242 प्रकार की चिड़िया पाई जाती है। पूरे भारत में इतनी अधिक वैरायटी की चिड़िया और कहीं नहीं पाई जाती। ठीक है। यहाँ के द्वीप अधिकतर ज्वालामुखी, यहाँ के द्वीप अधिकतर ज्वालामुखी की प्रक्रिया से प्रभावित रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इस पॉइंट का क्या मतलब है कि यहाँ के जो अधिकतर द्वीप हैं, अधिकतर द्वीप रह गए। हाँ ठीक है, यहाँ के द्वीप अधिकतर ज्वालामुखी की प्रक्रिया से प्रभावित रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि यहाँ के जो द्वीप है ना, उनमें ज्वालामुखी की प्रक्रिया ज्यादा पाई जाती है। ज्वालामुखी किन्हें कहते हैं? पृथ्वी के अंदर या पृथ्वी के जो ऊपरी हिस्सा होता है, इसको हम लोग भूपर्पटी बोलते हैं, क्रस्ट। वहां पर एक छोटा सा छिद्र होता है, वहां से लावा और गर्म मैग्मा बाहर आता है। इस पूरी प्रक्रिया को ज्वालामुखी कहा जाता है। यहाँ से मतलब ज्वालामुखी, इस प्रक्रिया को ज्वालामुखीता कह लीजिए, और इस पूरी बनावट को ज्वालामुखी कहा जाता है। तो यहाँ के जो द्वीप है ना, उनमें ज्वालामुखीता की जो प्रक्रिया है वो ज्यादा पाई जाती है। यानी यहाँ पर ज्वालामुखी के विस्फोट होने की संभावना ज्यादा बनी रहती है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ऐसा क्यों? भारत में तो कहीं पूरे, भारत की पूरी मुख्य भूमि में कहीं तो ज्वालामुखी है नहीं, सिर्फ यहीं पर क्यों? तो इसका जवाब आपको खुद ढूंढना है कि भारत में अंडमान निकोबार वाले हिस्से में आखिरकार इतनी ज्वालामुखी की प्रक्रियाएं या घटनाएं क्यों देखी जाती हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए। अंडमान निकोबार की मुख्य फसल क्या है? चावल। अंडमान निकोबार की मुख्य फसल क्या है? चावल है। इसके अतिरिक्त
नारियल, सुपारी और अनानास यहाँ की मुख्य नकदी फसलें हैं। तो अंडमान निकोबार की मुख्य फसल क्या है? चावल है। इसके अलावा, इसके अतिरिक्त नारियल, सुपारी और अनानास ये फल होते हैं। यहाँ की मुख्य नकदी फसलें हैं। नकदी फसलें। नकदी फसलें क्या होती हैं? ऐसी फसलें जिनको बेच करके हम नकद में पैसा प्राप्त कर सकें या पूंजी को प्राप्त कर सकें, उनको क्या कहा जाता है? नकदी फसलें। तो इसका मतलब ये है कि नारियल की खेती, सुपारी की खेती और अनानास की खेती इस वजह से करते हैं ताकि उसको बेच करके ये पैसे को प्राप्त कर सकें। ठीक है। जबकि खाद्यान्न के लिए ये फसल चावल को उगाते हैं। यहाँ चावल सबसे ज्यादा उगता है। ठीक है। तो चलिए, आज के लिए फिलहाल इतना ही रहेगा। इसके बाद जो चीजें हैं वो हम लोग पढ़ेंगे अगले वाले अपने क्लास में। जितना आज हमने आपको बताया है इसको आप नोट करके रखिएगा, नोट्स बना के रखिएगा। और ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अंडमान निकोबार से संबंधित या भारत के द्वीपों से संबंधित जो जो चीजें हैं वे सब आपको हम बता देंगे। आगे कभी भी आपको अगर भारत के द्वीप समूह पढ़ने होंगे तो कहीं से कोई टॉपिक आपका छूटेगा नहीं कि आप कहीं छूट गया है, कोई नई चीज आपको कभी मिलेगी नहीं। सब कुछ आपको यहाँ क्लियर होगा। ठीक है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में।